तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ये जो सब्जेक्ट है, इसको जो है पार्ट 1 हमने जो है डिस्कस किया था, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट था इसलिए। तो यहाँ पे पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चंस आपको बनाकर बताए थे, फिर मैंने बोला था कि पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। तो वीडियोस को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे भाई आपको समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी, और आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को और बेहतर करने के लिए प्लेलिस्ट में आपको जो है वीडियोस मैंने डाल रखा है ना। तो उसे आप जाकर जरूर देख लें ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग 2022 का क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज हम लोग दो क्वेश्चंस ऐसे आज की इस वीडियोस में मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, है ना। ये दो क्वेश्चंस आज की सेशंस में हम लोग जो है करने वाले हैं, क्योंकि ये जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस होता है थोड़ा लंबा होता है ना, इसीलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में बताना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी टूल्स इन ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज का, वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है कि व्हाट इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। अगला क्वेश्चन इसी में है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीड एंड लिफ्ट ऑफ अर्थवर्क एस्टिमेशन। अर्थवर्क एस्टिमेशन में लीड और लिफ्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर 200 मीटर लेंथ फॉर ए पोर्शन ऑफ ए रोड इन ए यूनिफॉर्म ग्राउंड। The height of bank at two ends are 1 मीटर एंड 1.6 मीटर रिस्पेक्टिवली। फॉर्मेशन विड्थ जो है 10 मीटर है और साइड स्लोप जो है 2:1 है, यानी 2 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ पे दिया गया है। तो एज्यूम करना है कि यहाँ पे कोई भी ट्रावर्स स्लोप नहीं है, यानी एज्यूम देयर इज नो ट्रावर्स स्लोप। तो ये आपके क्वेश्चन, मतलब आप देखो कि एक क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछा गया है ना। यहाँ पे आपको मैं काउंट करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन में। सोचो कि एकेयू कैसे एग्जाम लेता था। एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यानी ये 5 क्वेश्चंस का जवाब दोगे तब जो है आपको 14 नंबर मिलेगा, है ना। पांचों क्वेश्चंस का जवाब आप सही सही दोगे तब जो है 14 नंबर मिलेगा। तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन जो है लेवल जो है आप देख रहे हो कि किस तरीके का है। और डेफिनेटली आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आपका बीयू भी एग्जाम लेगा, है ना। बीयू भी इसी पैटर्न पे लेगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपका ए बी सी डी करके दे कि ए में ये, बी में ये, सी में डी। जैसे यहाँ पे 5 पार्ट है ना, तो पांचों को एक ही में घुसा दिया है, तो उसमें ये नहीं करेगा, पांचों को एक में नहीं घुसाएगा, 4 को अलग कर देगा या कोई 3 को अलग कर देगा, उस तरीके से क्वेश्चन देगा, है ना। क्योंकि कई सारे कॉलेज से मॉडल पेपर जो मेरे पास शेयर किए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास होगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हमारे पास भी शेयर करते हैं दिखाने के लिए कि इस तरीके का लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। और कल मैंने बोला था कि चैट ग्रुप में आप लोग जो है, जो लोग ऐप पे जुड़े हुए हैं, वे लोग जो है क्वेश्चन शेयर करेंगे। शायद क्वेश्चंस किसी ने शेयर नहीं किया था, एक शेयर भी किए बट वो बोले कि वो गलती से दूसरा पेपर शेयर हो गया है ना। तो मैंने उसे तो ध्यान ही नहीं दिया है, बट एक बार मैं उसे देख लूंगा। लेकिन कोशिश कीजिए क्वेश्चन पेपर शेयर करने का, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं करेंगे तो अगले साल कैसे हम हेल्प कर पाएंगे। मेरे पास क्वेश्चंस रहेगा तभी तो उसको बता पाएंगे, लोगों को गाइड कर पाएंगे कि बीयू इस तरीके से जो है एग्जाम्स आपका लिया है। और बीयू फर्स्ट टाइम है जो कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम ले रहा है, इससे पहले तो बीयू नहीं था
ना, 6 सेमेस्टर का पहला एग्जाम है जो बीयू ले रहा है। बाकी 7 और 8 सेमेस्टर का बीयू लिया है, लेकिन 6 सेमेस्टर का ये पहला एग्जाम है बीयू का। तो क्वेश्चंस का पैटर्न तो देखना जरूरी है ना कि किस तरीके का पैटर्न क्वेश्चंस है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशंस इसका देखते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो बात किया जाए लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक तरीके का मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है हमारा जो रिसोर्स एलोकेशंस होता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उस जगह पे जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अचीव करने के लिए। इन इकोनॉमी अगर बात किया जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है अप्लाई किया जाता है वेरियस सिनेरियोज में, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग जो है हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैसे जो है ऑप्टिमाइज किया जाए। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशंस में भी यूज किया जाता है जहां पे लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, कैपिटल हो गए, अलग अलग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट के लिए, ताकि मैक्सिमम आउटपुट हमें या प्रॉफिट मिल सके। इसके अलावा पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में भी जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज होता है ना। इसमें मिनिमम कैसे हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करें, क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन में, ताकि हम लोग जो है मैक्सिमम रिटर्न्स जो है प्राप्त कर सके। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करता है ताकि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स को सप्लाई किया जा सके, वेयर हाउसेज और कंज्यूमर्स वगैरह का जो एलोकेशन हो वो ऑप्टिमाइमम हो और कम से कम जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारा लगे। इसके अलावा क्रॉप प्लानिंग, एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर बात किया जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है हमें मदद करता है क्रॉप को प्लानिंग करने में कि लैंड अवेलेबिलिटी कितना है, वाटर सप्लाई कैसे करेंगे, मार्केट डिमांड क्या है, इन सारी चीजों के। तो वन बाय वन सारी चीजों को मैं लिख देता हूँ। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, जो चीजें मैंने बता दिया उसी को आपको बस छाप देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे ए लिख देते हैं, है ना। ए पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग। बी है आपका रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, और सी पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। डी ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ई क्रॉप प्लानिंग। ओके, दूसरा पॉइंट था इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी टूल्स ऑन इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी पे। तो क्या इम्पैक्ट होता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी टूल्स का। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी टूल्स होता है ये यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल बैंक के द्वारा, जो भी इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी का उसको उसके लिए। मॉनेटरी पॉलिसीज अगर बात किया जाए तो ये इन्वॉल्व होता है एक्शन टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो जैसे जैसे मनी
सप्लाई बढ़ता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम जाता है, जिसके कारण से जो स्टिमुलेट बोरोइंग और स्पेंडिंग होने लगता है। तो उसको रिड्यूस मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए हम लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी लगाया जाता है, ताकि जो इन्फ्लेशंस आ रहे होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी लिख सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी। It is used to control inflation, है ना। इन्फ्लेशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक, बाय सेंट्रल बैंक, है ना। सेंट्रल बैंक के द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद है फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसीज है ये इन्वॉल्व होता है गवर्नमेंट डिसीजन जो कि रिलेटेड होता है टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग। एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए, गवर्नमेंट स्पेंड करता है बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उसमें क्या करता है कि टैक्स को कट करता है, ताकि जो डिस्पोजेबल इनकम है या कंजप्शन है वो हमारा इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये मेन इम्पैक्ट होता है हमारा इस पॉलिसीज का इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि अगर फिस्कल पॉलिसीज चेंज होगा तो हमारा जो इकोनॉमी एक्टिविटीज है वो बूस्ट होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फिस्कल पॉलिसीज, दिस दिस इज रेगुलेटेड बाय दिस इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, दिस इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट ऑन टैक्सेशन, टैक्सेस टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग, एंड पब्लिक स्पेंडिंग। मतलब पब्लिक पे स्पेंड करना, खर्च करना, और टैक्स में रिडक्शन लाना, ताकि जो इकोनॉमी है हमारा वो मतलब बेहतर बन सके, है ना। इसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट था इसी में सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये एक तरीके का पेमेंट होता है जो कि ऑनर के द्वारा ऑनर को दिया जाता है ना। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वह पेमेंट होता है जो कि ऑनर को दिया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ लीज या कोई एग्रीमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। तो मान लो कि मुझे जो है एक घर बनाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक घर बनाना है, यानी बिल्डिंग जो है हमें बनानी है। तो बिल्डिंग बनानी है, अब इसके लिए मैंने जो है टेंडर निकाला। तो टेंडर जो है हर कोई अप्लाई करेगा, तो उसके लिए पहले जो है क्या किया जाता है, 2% अप टू 2%, है ना, 1 से 2% आपका जो है अर्नेस्ट मनी जो है दिया जाता है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जो टेंडर फील करने वाले होते हैं उन लोगों के द्वारा अर्नेस्ट मनी जो है दिया जाता है, ताकि ये बताता है कि आपका जो टेंडर आपने निकाला है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप हम लेने वाले हैं आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं, हम किसी तरीके का फ्रॉडबाजी जो है यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अर्नेस्ट मनी देता है। और जब बिडिंग ओपन होता है ना, बिडिंग जब ओपन होता है ना, तो इवैल्यूएशन किया जाता है। तो वहां पे देखा जाता है कि किसका टेंडर मतलब बिडिंग को हम लोग को एक्सेप्ट करना है। अब मान लो कि बिडिंग यहाँ पे 4 पर्सन था, ए था, बी था, सी था और डी था। इन चारों का सिलेक्ट किया गया, लेकिन इन चारों में चारों लोगों ने बिडिंग किया, मतलब टेंडरिंग में पार्टिसिपेट किया टेंडर में। अब बिड किया, और बिड करने के बाद इन चारों में से सी का जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब सी का एक्सेप्ट किया जाता है एग्रीमेंट, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होती है। तो एग्रीमेंट जब साइन होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पहले अर्नेस्ट मनी अगर 1% दिया है तो 9% और यहाँ पे इंक्लूडेड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है दिया जाता है। या मतलब ये जो
सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये 10% होता है ना। अर्नेस्ट मनी अगर 2% दिए हैं तो 8% और देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका बताता है कि अगर आप काम छोड़कर भाग जाते हो तो आप भाई आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने रखा है वो मेरा हो जाएगा, आपको मैं वापस नहीं करूंगा। लेकिन जब आप काम को कंप्लीट कर दोगे, एक मिनट, यहाँ पे ये चीजें एक बार नोट कर लो, शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख दोगे। उसके बाद आता है लीड एंड लिफ्ट। लीड एंड लिफ्ट, ठीक है, लीड एंड लिफ्ट। तो लीड एंड लिफ्ट क्या बताता है, मान लो कि यहाँ पे हमें जो है एक्सकेवेशन करना है। ठीक है, यहाँ से एक्सकेवेशन किए, यहाँ पे जो सॉइल था वो बाहर निकाले, और बाहर निकालकर यहाँ पे कहीं पे जो है हम इसको क्या किए, डिपॉजिट कर दिए या एम्बैकमेंट बना लिए। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, कि ये जो गड्ढा जहां से करने एक्सकेवेट किए और जहां पे डिपॉजिट करने, ये जो डिस्टेंस हो गया, इसी को लीड कहते हैं। तो लीड इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ मटेरियल यानी अर्थ टू द लोकेशन वेयर इट विल बी यूज्ड और डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तो वो लीड कहलाता है। ठीक, अब लिफ्ट क्या होता है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इसका जो वर्टिकल हाइट होता है ना, इसी को लिफ्ट कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं। तो लिफ्ट जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है डेट मटेरियल नीड टू बी मूव्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जो कि आपका यहाँ पे मैंने फिगर से बता दिया। तो ये फिगर बना देना और लिख देना कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है उसको लीड कहते हैं, वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है उसको लिफ्ट कहते हैं। बस हो गया, आपका काम खत्म, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। आपको स्टेटमेंट लिखने से ज्यादा एग्जाम में ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी एग्जाम का पेपर हो, स्टेटमेंट लिखने से ज्यादा उसको फिगर के माध्यम से समझाओ और देन स्टेटमेंट थोड़ा बहुत लिख दो, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और एग्जाम में उस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका एक अच्छा नंबर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हमें क्या करना था, एस्टिमेशंस करना था। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि क्या हमें करना है। हमें यहाँ पे करना है, देखोगे तो कहाँ है, यहाँ एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क 200 मीटर लेंथ फॉर ए पोर्शन ऑफ रोड इन यूनिफॉर्म ग्राउंड। ठीक है, तो चलो एस्टिमेट करना है भाई। तो सबसे पहले हमें जो है लेंथ जो है दिया गया है, लेंथ दिया गया है कितना, लेंथ दिया, लेंथ ऑफ रोड पोर्शन, पूरा ही लिख देते हैं, लेंथ ऑफ रोड पोर्शन ये है आपका 200 मीटर, और हाइट जो है 1 मीटर आपका दिया गया है, और हाइट ऑफ अदर इंड या बैंक आपका हो जाएगा 1.6 मीटर। 1 इंड है ना, 1 इंड है 1 मीटर, और दूसरा इंड है मतलब 1.6 मीटर। फॉर्मेशन विड्थ यह है 10 मीटर। देखो, जब भी क्वेश्चन बनाओ गिवन डाटा जरूर लिखो, जब भी क्वेश्चन बनाओ गिवन डाटा जरूर लिखो। ओके, उसके बाद है साइड स्लोप्स जो कि 2:1 है, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपका दिया गया है। ठीक है, तो एस्टिमेट करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को नाउ वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो लेंथ आपका दिया गया है 200, और यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल रहा हूं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा
1 plus 1.6 1 plus 1.6 divided by 2 गुने 10 गुने फॉर्मेशन विड्थ, तो ये आ जाएगा 2.6 बाई 2 गुने 10 गुने ये फॉर्मेशन विड्थ कितना था? अच्छा, फॉर्मेशन विड्थ ये आपका दिया गया था, है ना? फॉर्मेशन विड्थ यहाँ पे तो दिया गया था यार, 10 तो वही लिखे ना, 10 जो है फॉर्मेशन विड्थ ही तो है, तो 10 हो गया, ठीक है। तो ये आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो गुने 15 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर में था तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी 3000 मीटर क्यूब, 3000 मीटर क्यूब, ये जो है आपका वॉल्यूम आ गया। तो जो एस्टिमेटेड क्वांटिटी था, मतलब क्वांटिटी जो है वो 3000 मीटर क्यूब आ गया। बस यही तो हमें करना था ना, क्वांटिटी तो एस्टिमेट करना था, तो 3000 मीटर क्यूब हो गया बस। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपका कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे की ओर, और अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेट की जरूरत क्यों पड़ता है ना? एस्टिमेट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ता है वो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि लिस्ट द फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट, है ना? डिटेल एस्टिमेट जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं उसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम फॉर वर्क फॉर अब्यूटमेंट विद विंग वॉल ऑफ कलवर्ट ब्रिज, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया फिगर में, ये है ना? यहाँ पे आपका प्लान ऑफ अब्यूटमेंट दिया गया है एंड विंग वॉल, और यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शन ये ए पे दिया गया है और बी भी जो है दिया गया है, दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपका है ना? ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बोला गया है 5वां नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है ना? हो सकता है कि क्वेश्चंस इसी तरीके का आपका आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस को, है ना? ये तो अगला क्वेश्चंस आ गया, यहीं तक आपका फिगर है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले बोला गया था रिक्वायरमेंट्स ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेट की भाई हमें जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले सुनिएगा कि क्यों जरूरत पड़ता है। तो एस्टिमेट क्या होता है? एक फॉर्मल अप्रोक्सीमेशन होता है प्रोबेबल कॉस्ट का, क्वांटिटी का, और वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट का, ऑपरेशन का, एक्टिविटी का। टू इंश्योर एक्यूरेसी, क्लैरिटी और कंप्लीटनेस, एस्टिमेट शुड फुलफिल कई सारे रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, जैसे क्लियर स्कोप डिफिनेशंस, मतलब स्कोप ऑफ वर्क हमें जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके अलावा एक्यूरेट क्वांटिटीज कितना हमारा लगेगा, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, रिसोर्सेज हो, सारी चीजें। इसके अलावा रियलिस्टिक कॉस्ट, मतलब एक एक्चुअल कॉस्ट हमारा कितना लगेगा, लेबर कॉस्ट कितना है, मटेरियल कॉस्ट कितना है, इक्विपमेंट कॉस्ट कितना होगा, ओवर हेड कॉस्ट क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा जो मार्केट में प्राइसेस रेट चल रही है उसके अनुसार, और एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के साथ। इसके अलावा प्रॉपर यूनिट रेट्स क्या है ना? उसको डिफाइन करने के लिए, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट अजम्पशंस हमारा हो, जो भी अजम्पशंस लिए जाए एस्टिमेशंस में सारे क्लियर हो। इसके अलावा इंक्लूजन एंड कंटीजेंसीज वर्क शुड बी क्लियर, और शुड बी मतलब अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा कंप्रिहेंसिव ब्रेकडाउन होना चाहिए, जो एस्टिमेट है प्रोवाइड करता है डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट, अलाउइंग स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड वेयर द एक्सपेंसेस आर कमिंग फ्रॉम।
मतलब कहाँ पे खर्च हो रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें। इसके अलावा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होना चाहिए एस्टिमेट का, जिसमें क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए ताकि आसानी से स्टेक होल्डर उसके बारे में समझ सके। तो यहाँ पे सबसे पहला रिक्वायरमेंट लिखिए, क्लियर स्कोप डिफाइन, मतलब स्कोप ऑफ वर्क क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ए में। डी आपका हो गया एक्यूरेट क्वांटिटीज। तीसरा रियलिस्टिक कॉस्ट्स। डी प्रॉपर यूनिट रेट्स। ई पॉइंट ट्रांसपेरेंट assumptions। एफ inclusion of contingencies। जी comprehensive breakdown। और एच appropriate फॉर्मेट। तो ये सारी चीजों के लिए जो है हमें एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट यहाँ पे है फैक्टर्ड या फैक्टर्स टू कंसीडर while preparing a detailed estimate। ठीक है, फैक्टर टू कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट। तो सबसे पहला जो फैक्टर कंसीडर किया जाता है, पहला है स्कोप ऑफ वर्क, दूसरा क्वांटिटीज, तीसरा यूनिट रेट, चौथा मार्केट कंडीशन, पांचवा लेबर प्रोडक्टिविटी और छठा आपका जियोग्राफिकल लोकेशंस, सातवां प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस, आठवां इन्फ्लेशन, नौवां कंटीजेंसीज, 10वां ओवरहेड और 11 वेस्ट एंड लॉसेज, 12 नंबर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, 13 प्रॉफिट मार्जिन, 14 एक्सकेलेशन। तो ये फैक्टर हमारा होता है। बात किया जाए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ वर्क, है ना। सबसे पहला पॉइंट है ए स्कोप ऑफ वर्क। जो स्कोप ऑफ वर्क होता है ये क्लियरली डिफाइन करता है कि जो स्कोप होना चाहिए प्रोजेक्ट का वो क्या है, ऑल टास्क मटेरियल और एक्टिविटीज जो कि जरूरी है हमारे लिए। दूसरा क्वांटिटीज कितनी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। एक्यूरेट मेजर एंड क्वांटिफाई द मटेरियल्स लेबर और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। सी नंबर पॉइंट यूनिट rates, determine the realistic unit rate for material, labor or equipment based on market price or historical data। D number market conditions, consider the current market condition or economic trend that might impact material prices and availability। Okay, E point labor productivity तो लेबर प्रोडक्टिविटी इवेल्युएट द इफिशियंसी ऑफ लेबर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क। हर एक टास्क को कंप्लीट करने में लेबर कितना टाइम ले रहा है, उसकी क्या इफिशियंसी है वो पता करना।
ई हो गया। एफ हो गया आपका जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन जो है हमें ये बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा, लो, लोकल रेगुलेशंस क्या होंगे, क्लाइमेट कंडीशंस क्या होगा। तो उसके ऊपर भी जो हमारा जो कॉस्ट होता है प्रोजेक्ट का वो क्या होता है, चेंज होता है, मतलब इफेक्ट होता है। ई हो गया। एफ हो गया। जी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसका क्या ड्यूरेशन होने वाली है, कितने टाइम तक वो प्रोजेक्ट हमारा चलेगा, है ना। उस वो उसके बाद आता है जी एच हो गया। जी एच इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अकाउंट फॉर पोटेंशियल इन्फ्लेशंस इन मटेरियल और लेबर कॉस्ट ओवर द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ओके। एच हो गया। आई कंटीजेंसीज, मान लो कि आप जो काम दिए हो उस काम में कुछ चेंजेस आपको करवानी है तो वो आपका आ जाता है। इसके अलावा आपका एच आई जे पॉइंट हो गया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ओवरहेड में कंसीडर किया जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, परमिट और अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड ओवरहेड्स। के पॉइंट आपका हो गया यहाँ पे वेस्ट एंड losses, estimate material wastage, losses and shrinkage that might occur during construction. L point quality standard, quality standards, ठीक है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि जो एस्टिमेट अकाउंट किया गया है फॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्पेसिफाई वो प्रॉपर क्वालिटी के साथ किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। एम पॉइंट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट margin, add a appropriate profit margin to estimate to cover the contractor profit or risk. N point escalation, consider potential price escalation of materials and resources during the project duration, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको फैक्टर्ड है जो कि अफेक्ट करता है। ओके। अब हमें जो है क्वेश्चंस में आगे क्या करना है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस में आप यहाँ पे देखेंगे दो क्वेश्चंस बनाने के बाद तीसरा जो पार्ट था, है ना, उसमें बोला गया है कि एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम, अलग अलग आइटम ऑफ वर्क जो हुए हैं एब्यूटमेंट और बिंग वाल में कलवर्ट ब्रिज का, उसका अलग अलग क्वांटिटीज को जो है डिस्क्राइब, मतलब अलग अलग आइटम के क्वांटिटीज को जो है बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगला पेज में ही ले लेते हैं। ये अगला पेज आ गया। तो यहाँ पे आप पहला लिखिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका नंबर, देन आपका आ गया लेंथ, उसके बाद आ गया विड्थ, उसके बाद आ गया हाइट और उसके बाद आ गया क्वांटिटी, ना क्वांटिटी। ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। सबसे पहला है आपका अर्थ वर्क in excavation, in फाउंडेशन, है ना। तो फाउंडेशन में ए में अब्यूटमेंट, ए में अब्यूटमेंट। तो अब्यूटमेंट का नंबर कितना है, एक, लेंथ है 12, विड्थ है 1.2। ये सारे आपके किस में दिया गया है, मीटर में है क्या, एक मिनट मुझे देख लेने दो। ऑल डाटा इन मीटर है या क्या दिया है, तो दिया ही नहीं कुछ है, मीटर में ही होगा कुछ
नहीं, ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर, है ना। ऑल डायमेंशन जो है यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में। ओके, सेंटीमीटर में कम यार, कैसे हो सकता है, 1 मिनट और अच्छे से देख लेने दो। हम्म, कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चंस मतलब क्लियरली नहीं है यहाँ पे। चलो मीटर ही मैं मान लेता हूँ, है ना, मैं मीटर ही मान लेता हूँ, ठीक है। ऑल डायमेंशन इन मीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये भी मीटर में, ठीक है। 1.5, तो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 21.6 मीटर क्यूब, ठीक। और दूसरा है आपका विंग वॉल, विंग वॉल, तो ये दो है। आपका लेंथ हो गया 3.8, विड्थ हो गया 1, और ये आपका हो गया 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको, इसको और इसको, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 11.4 मीटर क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ोगे, है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 33 मीटर क्यूब। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 33 मीटर क्यूब, ये आपका आ गया, है ना, जो कि अर्थवर्क का आपका आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं। अगला आपका क्या है, लाइन थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, उससे टेंशन ना लो, ठीक है। अब वो इतना भी अच्छा मेरा लाइनिंग नहीं है। तो दूसरा है आपका यहाँ पे सीमेंट, सीमेंट कंक्रीट ऑफ 1:4:8 इन इन फाउंडेशन। तो सबसे पहला है एब्यूटमेंट, एब्यूटमेंट, ये 1, 12, 1.2 और 0.5, तो यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 7.2, है ना, क्या आ जाएगा, 7.2 आपका आ जाएगा ये मीटर क्यूब में। और बी में आपका है विंग वॉल, विंग वॉल, तो ये है 2, तो 3.8, 1 एंड 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 3.8 मीटर क्यूब, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 11 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपका है फर्स्ट क्लास ब्रेक, उसके बाद है फर्स्ट क्लास ब्रेक इन 1:3 सीमेंट, सीमेंट मोटार एब्यूटमेंट ठीक, एब्यूटमेंट ब्रेक वर्क अप टू ब्रेक वर्क अप टू अप टू, तो ये हो जाएगा 1, 11.2, 0.8 एंड 1, ये आपका आ जाएगा 8.96 मीटर क्यूब, सारे मीटर क्यूब में है, आपका आएगा। ग्राउंड लेवल फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में 1, 11.2, 0.7, है ना, 0.7, 1 मिनट इसको मिटा नहीं देता हूँ, 0.7, क्या हो गया, 0.7, 0.5, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3.92, ओके।
सेकेंड स्टेप ये आ जाएगा 1, 11.2, 0.6 एंड 0.5। तो ये आपका आ जाएगा 3.36। और थर्ड स्टेप में 1, 11.2, 0.5, 0.5, तो ये आ जाएगा 2.8। ठीक, ये आ गया। उसके बाद इसी में है आपका विंग वॉल में ब्रिक वर्क अप टू ग्राउंड लेवल, है ना, ब्रिक वर्क अप टू ग्राउंड लेवल, है ना। तो ग्राउंड लेवल के लिए आपका आ जाएगा 2, 3.8, 0.6 एंड 1। तो ये आपका आ जाएगा 4.56। ये भी मीटर क्यूब, ये सारे मीटर क्यूब में है, ठीक है, ये याद रखना। और ग्राउंड लेवल हो गया फर्स्ट स्टेप में भी 2 आएगा, 3.9, 0.5 और ये 0.5, तो ये आ जाएगा 1.95। ओके, सेकेंड स्टेप ये आ गया 2, ये आ जाएगा 4, 0.4 और 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.6। ओके, एंड थर्ड स्टेप में आपका आएगा 2, यह आ जाएगा 0.1 और यह आ जाएगा 0.3 और यह हो जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 1.23। तो यहाँ पे अब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 28.88 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको अलग अलग आइटम का कैलकुलेट करना था, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो है आपको समझ में आया हो। एंड अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। ओके, और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर कीजिएगा। राइट, तो यहाँ पे और एक बार मैं देख लेता हूँ कि और कौन सा क्वेश्चंस मैं आपको कम टाइम में करवा सकता हूँ। नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जो है ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, क्वेश्चंस ही इतना बड़ा बड़ा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग आपका रहेगा ही, है ना। 4 क्वेश्चंस बनाने में जो आपका हालत है ना वो ऑब्वियसली खराब होने वाला है। तो 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि आपका है, ये भी शायद मैं करवा दूं। 7 और 8 नंबर क्वेश्चन से एक बार देख लेता हूं। क्वेश्चन ही इतना बड़ा बड़ा है ना कि क्या किया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो एक और मैं पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें 7 और 9, है ना, 7 और 9 नंबर क्वेश्चंस शायद मैं करवा दूं, क्योंकि ये कम टाइम में आपका शायद कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कम टाइम में शायद ये बन जाए, देखता हूँ। टाइम मिलता है तो आपको मैं करवाऊंगा। बस अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर जरूर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके। क्योंकि देखो डियर, जब तक आप नहीं कमेंट करोगे तब तक कैसे होने वाला है ना। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। और बाकी इससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेगा। और एग्जाम पेपर जरूर शेयर कर दो यार, है ना। एग्जाम पेपर शेयर करोगे तभी तो हम आगे और भी लोगों का मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम पेपर जरूर शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।